हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार चल रहा है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन को और इंप्रूव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारे पास, बाय which name the main branch of river Ganga is known as in बांग्लादेश। तो देखिए, गंगा रिवर हमारे पास भारत में लाइफलाइन की तरह काम करती है, बहुत से राज्यों को एग्रीकल्चर के लिए और पीने के लिए पानी मुहैया कराती है। और ये जो रिवर है वो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करती है इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑल्सो। सो अब ये जो रिवर है इसकी ड्रेनेज कहाँ होती है। देखिए, गंगा रिवर उत्तराखंड से हमारे पास 4 अलग अलग धामों से अलग अलग स्ट्रीम्स निकलती हैं, जिससे गंगा रिवर बनती है। और अल्टीमेटली उसके बाद ये रिवर भारत से होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है। और बांग्लादेश से हमारे पास क्या करती है, बांग्लादेश से इसका ड्रेनेज होता है बे ऑफ बंगाल में। तो यहां पर सवाल जो इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों, कि बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है पद्मा। तो करेक्ट आंसर मेरे पास है पद्मा के नाम से इसको जाना जाता है। थोड़ा सा मैं यहां पर आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको यहां पर कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। सो आफ्टर एंटरिंग द बांग्लादेश, द मेन ब्रांच ऑफ गंगा रिवर इज नोन एज पद्मा। ठीक है, और यहां पर आपको कुछ इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, यहां पर आप देखिए गंगा रिवर एंट्री की, ठीक है, और इसको हमारे पास पद्मा के नाम से जाना गया। और इसके साथ मेघना रिवर जो है वो मिलती है। तो मेघना रिवर के बाद ये फाइनली मेघना रिवर के नाम से जानी जाती है, और इसकी ड्रेनेज होती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और पद्मा रिवर को हमारे पास जमुना रिवर ज्वाइन करती है, और जमुना एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा का नाम है। तो ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, और गंगा को पद्मा के नाम से। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ब्रह्मपुत्र ऑल्सो नोन एज जमुना, इट्स जे फॉर जमुना, नॉट यमुना, इट्स जमुना। ठीक है, जमुना रिवर के नाम से, और गंगा को जाना जाता है पद्मा रिवर के नाम से। तो ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि वैसे तो हमारे बांग्लादेश के साथ किसी भी तरह के अब कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है, कोई मेजर झगड़ा नहीं है। लेकिन इसके अलावा अभी भी एक छोटा सा इशू रहता है, वो है तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट। हमारे पास एक तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर के, ठीक है, वाटर को लेकर इंडिया और बांग्लादेश में डिस्प्यूट है। तो ये बात आप याद रखिएगा, तीस्ता रिवर के वाटर को लेकर हमारे पास किन दो कंट्रीज में डिस्प्यूट है, इंडिया और बांग्लादेश। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, हाँ जी, इंडिया डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट। अब देखो, पोर्ट्स की जब बात होती है, बंदरगाहों की बात होती है, तो ये जितने भी बंदरगाह होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम व्यापार की बात करते हैं। तो पोर्ट्स के थ्रू ही हमारे पास जो मेजर व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, वो एग्जीक्यूट होता है। तो बंदरगाह जो है किसी भी देश के व्यापार को इंप्रूव करने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डीपेस्ट लैंडलॉक भारत का पोर्ट जो है उसके बारे में यहां पर सवाल पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे डीपेस्ट और लैंडलॉक पोर्ट है। इसकी स्थापना आयरन ओर के एक्सपोर्ट को लेकर की गई थी। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा, पहली बात तो ये आयरन ओर क्या होता है। ओर क्या होता है, ओर होता है जिससे आप मेटल को आसानी से अलग कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। तो आयरन ओर का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है हेमेटाइट है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओर है आयरन का। तो आयरन भारत में बहुत अच्छे लेवल पर मिलता है, तो इसका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, आयरन ओर का एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको बता दो कि आयरन से ही स्टील का निर्माण किया जाता है। तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। स्टील का बहुत बड़े लेवल पे इंडिया जो है प्रोडक्शन करता है, और इसको निर्यात, एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको विशाखापट्टनम के अलावा एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहां देना चाहूंगा, वो क्या, कि जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो भारत का एक अहम बंदरगाह हुआ करता था कराची पोर्ट, जिसके थ्रू इंडिया हमारे पास जो है काफी हद तक ट्रेड वगैरह किया करता था। अब ये कराची पोर्ट किस कंट्री को चला गया, ये चला गया पाकिस्तान को। तो हमें इसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, ताकि मुंबई पोर्ट से थोड़ा जो ट्रैफिक हम डाइवर्ट कर सकें। तो हमने डेवलप किया गुजरात में एक पोर्ट, जिसको हम कहते हैं कांडला पोर्ट, और ये आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट में से एक है। तो आजादी के इमीडिएटली बाद जिस पोर्ट को हमने डेवलप किया था वो था कांडला पोर्ट। ठीक है, और आज ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। देखिए, ये जो कांडला पोर्ट है, इस पर बहुत बड़े लेवल पर ऑयल जो है वो रिसीव होता है। जो कच्चा तेल हम सऊदी, ईरान, कुवैत, कतर, इन सब कंट्री से मंगवाते हैं, ज्यादातर जो ऑयल है वो यहां पर ही कांडा पोर्ट पर ही रिसीव किया जाता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद लासा। अब पहली बात तो बहुत से बच्चों को ये पता होना चाहिए कि लासा क्या है। ये तिब्बत की कैपिटल है, दैट इज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ तिब्बत। अब तिब्बत आप कहेंगे, तिब्बत तिब्बत एक आजाद मुल्क हुआ करता था, लेकिन चाइना ने उसको इलीगली कैप्चर कर लिया, ये बोलकर के चाइना का हिस्सा है, ठीक है। और अगर ये चाइना का हिस्सा ना होता तो इंडिया की चाइना के साथ लैंड बॉर्डर होती ही ना, और हम जो है लाइक अपना सिस्टम आसानी से जो है आगे बढ़ा सकते और इतना हमें हर साल मिलिट्री एक्सपेंडिचर ना करना पड़ता। तो तिब्बत की जो कैपिटल है वो है लासा, और तिब्बत के ऊपर चाइनीज ने इलीगली हमारे पास कब्जा जो है वो जमा लिया था। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना अब तिब्बत का पार्ट बोलकर अपना पार्ट क्लेम करने की कोशिश करता है। मतलब कि एक एरिया तो कब्जाया कब्जाया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब कि एक एरिया तो उन्होंने कब्जा लिया ये बोलकर कि हमारा एरिया है तिब्बत, और अब ये बोल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का पार्ट है तो ये भी हमें चाहिए, साउथ तिब्बत है। तो मतलब कि इनका तो अलग ही लेवल का सिस्टम चल रहा है। अभी कुछ न्यूज आ रही थी कि यूएस वाले बोल रहे हैं कि चाइना पूरे मून पे ही कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। ये अलग ही लेवल पे चल रहा है चाइना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट पास है जो कनेक्ट करता है लासा से, और उसका नाम है हमारे पास बॉमडिला पास। याद रखेंगे, उस पास का नाम है बॉमडिला पास। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाता है, ठीक है। ला का मतलब ऐसे पास ही होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, बॉमडिला पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद लासा तिब्बत, ठीक है। और 4600 मीटर के एलिवेशन पर है ये। और एक और वजह से ये बॉमडिला पास इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है कि जब 1962 की वॉर हुई थी, जब चाइना ने अक्साई चीन को भी कब्जा लिया था, ये बोलकर कि अक्साई चीन भी हमारा है, लद्दाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना ने कब्जा लिया था 1962 की वॉर में। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज ने इस पास के थ्रू ही इंडिया में एंट्री की थी, ठीक है। चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, और यहां पर बहुत बड़े लेवल पर बैटल चली थी। आप सोच के देखिए कि ये एरिया अगर तिब्बत का ही एरिया होता तो कोई लड़ाई ही नहीं होनी थी और अल्टीमेटली सब कुछ सही ही रहना था। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट। हाँ जी, भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको कहां देखने को मिलेंगे? हाँ जी, तो भीतरकनिका, हाँ जी, मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो आपको देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम बात करें भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है। और यहां पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। इसी भीतरकनिका के हमारे पास एरिया को हमने लेकर बनाया है भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब यहां पर आपको बताना चाहूंगा भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो फेमस है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज की प्रोटेक्शन को लेकर, और स्पेशली यहां पर जो क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल्स है, ओलिव रिडली टर्टल्स हैं, इन सब की काफी सारी स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। घड़ियाल हैं और क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है। इन सब की स्पीसीज हमें यहाँ पर इस नेशनल पार्क में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल नीड लिटिल इरिगेशन टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। अब मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर का मतलब आप ये समझिए कि अपने अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनको एक तरह से रिटेन करके रखना, ठीक है। तो बिल्कुल हल्का सा इरिगेशन सिंचाई की जरूरत होती है, और सॉइल अपने अंदर जो नमी है, बेसिकली हिंदी में प्रॉपर वर्ड यूज होता है नमी। जो हमारे पास मिट्टी है वो नमी बरकरार रखेगी अगर आप उसे थोड़ा सा भी पानी देंगे। तो वो ऐसी कौन सी हमारे पास सॉइल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है बच्चों, ब्लैक सॉइल की बात करूं तो ब्लैक सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है जिसको बहुत ही कम इरिगेशन की जरूरत होती है, कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी जो है हमेशा बनी रहती है। इसी वजह से ब्लैक सॉइल का हम यूज किस लिए करते हैं? ब्लैक सॉइल को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं, और इसी वजह से इस सॉइल का यूज हम करते हैं कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कॉटन की प्रोडक्शन के लिए इस सॉइल का यूज होता है। ये सॉइल जो है आयरन, लाइम और एल्यूमिनियम में काफी ज्यादा रिच होती है, और देश का 15% हिस्सा जो है वो ब्लैक सॉइल से कवर्ड है, ठीक है। याद रखेगा, वो ब्लैक सॉइल से कवर्ड है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है तुलबुल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। तो तुलबुल प्रोजेक्ट के बारे में सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। तो जब मैं बात करता हूं तुलबुल प्रोजेक्ट की, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर न्यूज में रहने वाला एक प्रोजेक्ट है। रीजन उठता है ऐसा क्यों है, वाई सो, वाई ये एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे पास एक समझौता हुआ था, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस ट्रीटी का गारंटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। अब ये ट्रीटी क्या बोलती है, ठीक है, 1960 के दशक में ट्रीटी हुई थी,
पंडित नेहरू जी ने इस ट्रीटी को साइन किया था कि हमारे पास रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 रिवर्स का कंट्रोल इंडिया को मिलेगा। ठीक है, इंडस, झेलम एंड चेनाब, इन 3 रिवर्स का कंट्रोल पाकिस्तान को मिलेगा। मतलब कि मेजोरिटी वाटर इन 3 रिवर्स का पाकिस्तान को मिलेगा, इन 3 रिवर्स का इंडिया को मिलेगा। लेकिन आपको मैं रियलिटी बता दूं कि इंडिया को जितना पानी एलोकेटेड है, ठीक है, उतना पानी इंडिया यूज ही नहीं कर पा रहा। इवन सतलुज का भी उतना पानी इंडिया यूज नहीं कर पा रहा, जो एक्स्ट्रा पानी है वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, अब क्या होता है कि जब भी हम इन 3 रिवर्स में से किसी भी रिवर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, कोई डैम बनाने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान अपनी ऑब्जेक्शन रेज करता है। पाकिस्तान बोलता है ये नहीं कर सकते, तो इंडिया बोलता है कि आप अपनी ऑब्जेक्शन अपने पास रखो, हम रूल के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, हम आपकी तरह करप्टेड कंट्री नहीं है, हम आपकी तरह उस लेवल की कंट्री नहीं है जो कुछ भी कर दे, तो हम हमेशा रूल के अकॉर्डिंग ही काम को फॉलो करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर है जो है, अगर तुलबुल प्रोजेक्ट की बात करूं तो झेलम है। और झेलम के ऊपर अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा, झेलम से रिलेटेड कोई भी वाटर प्रोजेक्ट होगा, तो पाकिस्तान उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करेगा, क्योंकि एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी झेलम रिवर का कंट्रोल जो है वो किसको है? पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये चीज मुझे पता होनी चाहिए, पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें, तुलबुल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू द रिवर झेलम, द प्रोजेक्ट इज नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, which is situated at the mouth of Wooler Lake. So Wooler Lake कहाँ है हमारे पास? It's one of the largest freshwater lake, ठीक है, जो हमें देखने को मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट ऑन झेलम है। रेटल एंड बगलीहार, बगलीहार है बेसिकली, रेटल एंड बगलीहार हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब के ऊपर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहिए। रेटल और बगलीहार प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो झेलम के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सो यहां पर इंडिया जो है वो वाटर यूटिलाइज करना चाहता है, जिस वाटर को यूटिलाइज करने की परमिशन ऑलरेडी इंडिया को कहीं ना कहीं मिली हुई है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास आता है बच्चे, सतमाला हिल्स। सतमाला हिल्स जो है वो हमारे पास कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलेंगी? सतमाला हिल्स, हाँ जी, ऑल्दो लाइक ओवरऑल इंडिया में देखें तो बहुत सारी हिल्स हैं, ठीक है। सतमाला हिल्स उतना फेमस नहीं है, लेकिन सवाल आने की पॉसिबिलिटी हमेशा इसको लेकर बनी रहती है। लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहां पर अगर हम बात करें, सतमाला माउंटेन रेंज नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है, एंड दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सह्याद्री, सह्याद्री माउंटेन रेंज, ठीक है। और यहां पर जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो नाम याद रखेंगे, दैट इज दोदप। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है यहां पर, उसका नाम जरूर याद रखेंगे। तो सतमाला की हाईएस्ट माउंटेन पीक है हमारे पास दोदप, हमें इसका नाम पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम इन इंडिया इज फाउंडेड चीफली? हाँ जी, इन विच अमंग द फॉलोइंग पेट्रोलियम, बेसिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखिए जितने भी फॉसिल्स होते हैं या फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो आपको कहां मिलते हैं? वो आपको देखने को मिलते हैं हमारे पास, हाँ जी, सेडिमेंट्री रॉक्स में। कहां देखने को मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन किससे होती है? आइदर फ्रॉम इग्नियस रॉक, आइदर फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए हमारे पास 3 तरह की रॉक्स होती हैं। अगर हम बात करें, एक तो है इग्नियस रॉक जो मैग्मा या लावा से बनेंगी, ठीक है। उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। और इसके अलावा तीसरी है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 तरह की हमारे पास इंपॉर्टेंट रॉक होती है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो चीज आपको यहां पर याद रखनी है बच्चों, इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक, क्योंकि जो बाकी की दोनों रॉक्स हैं वो इसी से बनेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक बनती है और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। कई बार क्या होता है कि इग्नियस रॉक से पहले सेडिमेंट्री रॉक बनेगी फिर मेटामॉर्फिक, ठीक है, लेकिन या फिर इग्नियस रॉक से फिर मेटामॉर्फिक और उससे सेडिमेंट्री। लेकिन एक चीज तय है कि इन दोनों रॉक्स का जो अल्टीमेट सोर्स है, एक सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक का जो अल्टीमेट सोर्स है वो इग्नियस रॉक ही है। ओके, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं हमारे पास फॉसिल्स, ठीक है, और यहां पर लेयर बाय लेयर ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर आज से ये जो कोयला वगैरह है ये कैसे बना था? कोयल वगैरह जो कोयला अगर हम यूज करते हैं वो कैसे बना? आज से मिलियंस ऑफ ईयर पहले काफी सारे पेड़ एकदम से टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से एकदम अर्थ के अंदर समा गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहां पर हीट और प्रेशर अप्लाई हुआ तो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये इसकी बेसिकली फॉर्मेशन हुई। तो फॉसिल्स हमारे पास यहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आगे चलते हैं। हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग
इज द चीफ क्रॉप ऑफ डेक्कन प्लेटू। अब डेक्कन प्लेटू की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। ऑल्दो इससे रिलेटेड इसी तरह का सवाल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कैसे? देखिए, यहां पर कॉटन की खेती होती है। डेक्कन प्लेटू की अगर मैं बात करूं, यहां पर ब्लैक सॉइल हमारे पास मिलती है, रेगुर सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये सॉइल जो है मॉइस्चर रिटेन कर सकती है, ठीक है, नमी बरकरार रख सकती है और ये सूटेबल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो डेक्कन प्लेटू में याद रखिएगा, ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हमने पहले दूसरे तरीके से इसको क्वेश्चन को समझा था, अब इसको दूसरे तरीके से हमने कवर करने की कोशिश यहां पर की है। सो ये जो सॉइल है हमारे पास, ये प्लूटोनिक लावा मटेरियल से, जो लावा था हमारे पास उससे कहीं ना कहीं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेदरिंग प्रोसेस से बनी है। और ये जो सॉइल है दैट इज बेस्ट सॉइल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखिए, वैली ऑफ फ्लावर, बहुत ही सुंदर वैली जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाए, ये आपको कहां देखने को मिलती है? हाँ जी, गढ़वाल हिमालयाज में। गढ़वाल हिमालय जो कि कहां है? इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलती है वैली ऑफ फ्लावर, जो कि हमारे पास अगर मैं बात करूं एक नेशनल पार्क का स्टेटस भी रखती है। तो अगर मैं बात करूं वैली ऑफ फ्लावर्स को हमारे पास एक इंडियन नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1982 में। ये कहां पर लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, सो उत्तराखंड चार धाम के लिए तो फेमस है ही है, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इसके अलावा हमारे पास ये फ्लोरा और फोना के लिए भी बहुत फेमस है। और यहां पर आपको देखने को मिलती है वैली ऑफ फ्लावर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैली है, बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य जो है यहां पर देखने को मिलता है। तो ये था स्टूडेंट आज के क्वेश्चन। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कई फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव करने के लिए। पेड इनिशिएटिव्स में अगर मैं बात करूं 10,000 एमसीक्यू सीरीज है, इसके अलावा कॉम्बो बैच है जिसके थ्रू आप पंजाब के जितने भी हमारे पास एग्जाम है, पीसीएस को छोड़कर, पीसीएस के लिए अलग से हमारा बैच है, पीसीएस को छोड़कर आप बाकी जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उन सबको यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं, उन सबका एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। पीसीएस का बैच अलग से हमारा, पीसीएस बैच जो है उसकी फीस 22,000 है। और फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक अलग से बैच आपको मिल सकता है केवल 899 की एक नॉमिनल सी फीस में। अगर आपका मैथ वीक है तो आप इस बैच को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।